नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पर। और आज के सेशन में हमने लिया है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में आए हुए फिल इन द ब्लैंक्स को। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपके शब्द हैं, केवल उनका मीनिंग जान लेना ही काफी नहीं होता है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर में वो किस तरह से फिट किए जाते हैं, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड को यूज किया जाना है। वोकैबुलरी पर बेस्ड ही फिल इन द ब्लैंक्स ये है जो कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। आज के सेशन में जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने लिए हैं वो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 5 जुलाई 2019 और 8 जुलाई 2019 वाले क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ही हम बात यहाँ पर इन सेशंस में करते हैं। ये आपकी वीडियो का आज का पहला सेंटेंस है। एक ब्लैंक आपको फिल करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब ये आप ग्रामर के आधार पर करें या वोकैबुलरी के आधार पर करें या अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर करें, ये आप पर डिपेंड करता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस को, क्वेश्चंस को किस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। द सोल्जर्स प्लान टू अटैक एट अ प्रिसाइज आवर सो दे, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है दियर वॉचेस। देखिए यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक में फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर में आए हैं ये मोस्टली यूजुअली वोकैबुलरी बेस्ड है। और वोकैबुलरी बेस्ड का मतलब है कि इन शब्दों के मीनिंग आपको पता होना चाहिए और ये जो सेंटेंस, ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है, ये किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट नहीं पता है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं पता है कि किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस बोला या लिखा गया है, तो आपको कठिनाई होगी, आपको मुश्किल होगी इन चारों शब्दों में से कोई एक उठाकर यहाँ पर रखने में। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए और इन चारों शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन में ये वर्ड यूज होते हैं और किस पार्ट ऑफ स्पीच के हैं, किस कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, किस डोमेन में किस वर्ड को यूज किया जाता है। द सोल्जर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक बार इसको फटाफट जो है सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं, टाइम तो हमें लगता नहीं है, फटाफट हम ये सेकंड्स में कर लेते हैं। द सोल्जर्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लान हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की थी तो उसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अभी जो अटैक है यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज हुई है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन एट प्रीपोजिशन दिया है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। अब ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। एडवर्ब ऑफ टाइम इसको कह देंगे। आवर नाउन है, प्रिसाइज इस नाउन के लिए एडजेक्टिव हो गया। सो यहाँ पर कंजंक्शन की तरह लगा है। दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट अगर आ गया तो उसके बाद आना चाहिए उसका प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होती है मेन वर्ब। आपको यहाँ पर मेन वर्ब उठाकर रखनी है और मेन वर्ब भी ऐसी रखनी है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की हो, क्योंकि आगे दिया है उसका ऑब्जेक्ट। दियर वॉचेस, वॉचेस नाउन और दियर उसका डिटरमिनर। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतनी देर लगा दी, वरना अगर आपको इस तरह से सिंटैक्टिकली एनालाइज करने की आदत है, आपने प्रिपरेशन इस तरह से की है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आप एनालाइज करते हुए चलते हैं, तो देखते ही समझ में आ जाता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है। विद इन 2-3 सेकंड में ही समझ में आ जाता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, हमें किस फंक्शन का, किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड यहाँ पर चाहिए। हमें यहाँ पर चाहिए मेन वर्ब, और चारों के चारों जो वर्ड दिए हुए हैं हमें वर्ब दिए हुए हैं जिनको मेन वर्ब के रूप में लिखा जा सकता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दी है असेस। असेस की सेकंड फॉर्म दी है ए डबल एस ई डबल एस, ए डबल एस ई डबल एस। असेस का क्या मतलब होता है? असेस का मतलब होता है टू डिसाइड और जज द क्वालिटी, अमाउंट और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की, चाहे वो फिजिकल थिंग हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो, उसकी क्वालिटी को, उसकी अमाउंट को, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी इंटेंसिटी को जज करना, डिसाइड करना कि इतनी क्वालिटी की है। मैंने आपको कोई चीज दी, बताना यार ये कितने पैसे की होगी, तो आपने असेस की कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अरे यार तो 500 रुपए की होगी, तो आपने असेस की उसकी वैल्यू। ये होता है असेस करना। टू एस्टिमेट, टू इवेल्युएट करना। मैं लिखवा देता हूं आपको यहां पर ए डबल एस ई डबल एस। असेस का मतलब होता है टू डिसाइड और जज द वैल्यू, क्वालिटी, अमाउंट और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ
समथिंग और समवन, या फिर इसके सिनोनियम हो सकते हैं टू इवेल्युएट, इवेल्युएट करना, या टू एस्टिमेट, एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना। तो क्या उन्होंने अपनी वॉचेस को जो है दे असेस देयर वॉचेस, द सोल्जर्स प्लान, पहले इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझने की कोशिश की। द सोल्जर्स प्लान टू अटैक एट ए प्रिसाइज आवर, प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। जो सोल्जर्स थे उन्होंने प्लान किया कि वो एक्यूरेट आवर्स पे, एक्यूरेट टाइम पे ही इस टाइम पर हमें अटैक करना है। तो क्या उन्होंने असेस किया, इवेल्युएट किया दियर वॉचेस को, अपनी वॉचेस को इवेल्युएट किया? नहीं, मीनिंगफुल नहीं है इस कंटेक्स्ट में। जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करना हम चाह रहे हैं उस मीनिंग के हिसाब से वर्ड सही नहीं। एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड टेक, आपने किसी को कुछ दिया, उसके बदले में उसने आपको कुछ दिया, तो आपने क्या किया, इन चीजों को एक्सचेंज किया। एक्सचेंज का मतलब टू गिव समथिंग टू समवन एंड रिसीव समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। एक्सचेंज, to give something to someone and receive something from that person। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि अपनी वॉचेस को उन्होंने एक्सचेंज किया। रिस्टोर का क्या मतलब होता है? रिस्टोर का मतलब होता है किसी भी चीज को उसकी प्रीवियस जो गुड कंडीशन थी उस गुड कंडीशन पर ले जाना, अच्छी वाली स्टेट पर ले जाना, रिस्टोर कर देना। कोई चीज खराब हो गई है, कोई किसी की क्वालिटी खराब हो गई है, तो उसको प्रीवियस अच्छी स्टेट पर ले जाना, टू रिटर्न समथिंग टू ए प्रीवियस गुड स्टेट और कंडीशन, टू रिटर्न समथिंग टू अ प्रीवियस गुड कंडीशन। तो क्या उन्होंने रिस्टोर किया अपनी वॉचेस को? क्या वो खराब हो गई थी? नहीं, ऐसा ये वाला मीनिंग भी यहाँ पर जो है हमारे ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से सही नहीं है। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज वर्ब का मतलब समझ लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनाइज वर्ब क्या होती है? ठीक है, सिंक्रोनाइज का मतलब है टू हैपन एट द सेम टाइम। synchronize, to happen at the same time, या to cause something to happen at the same time। यहां पर ये ट्रांजिटिव हो जाएगी, इस मीनिंग में ट्रांजिटिव हो जाएगी, सेम ही मीनिंग में लिख रहा हूं। to cause something to happen और operate, ठीक है, ऑपरेट एट द सेम टाइम। इसी से एक एडजेक्टिव बन जाता है सिंक्रोनस, इसी से एक नाउन बन सकता है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनसली एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर जो है इस मीनिंग को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको एक एक्यूरेट आवर पे अटैक करना था, तो आपने जो उनकी वॉचेस थी, वो जो सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी वॉचेस को सिंक्रोनाइज कर दिया कि वो एक जैसा टाइम दिखाए, एक जैसे टाइम पर वो ऑपरेट करें, ताकि वो एक एक्यूरेट टाइम पर जो है अटैक कर सके। ऐसा नहीं है कि किसी की घड़ी में 10 बज रहे हैं तो किसी की घड़ी में 10:05 हो रहे हैं, किसी की घड़ी 9:45 बजा रही है, ऐसा ना हो। सबकी घड़ी एक ही टाइम दिखाए, एक ही टाइम पर जो है ऑपरेट करे, ताकि वो एक प्रिसाइज आवर पर अटैक कर सके। तो ये जो फोर्थ वर्ड है सिंक्रोनाइज, ये आपके इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे कर रहा है। द सोल्जर्स प्लान टू अटैक एट ए प्रिसाइज आवर सो दे सिंक्रोनाइज देयर वॉचेस। 159 का 4। इसी तरह से जो है आपको सीखना है शब्दों के मीनिंग जानने के साथ साथ आप ये भी जाने कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है। और जो शब्द है, जो आपके वर्ड्स है, जो वोकैबुलरी है, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे कोई और भी एग्जाम हो सकता है डिफेंस का, आप उन शब्दों के मीनिंग इंग्लिश में ही जानने की कोशिश करें, इंग्लिश में ही उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। हिंदी में मीनिंग जान लेने से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होगी। द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर एन ब्लैंक दिया हुआ है टू फंड हिज प्रोजेक्ट। इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि एन यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, और आर्टिकल है तो यहाँ पर कोई नाउन ही आना चाहिए, और चारों ऑप्शन में जो है आपको नाउन ही दिया हुआ है।
अगर कोई किसी एक ऑप्शन में किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड होता तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता। एक बार सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को आप समझ लीजिए। द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च, टू सर्च। द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर एन ब्लैंक टू फंड हिज प्रोडक्ट। फंड, अब ये जो टू फंड लगी हुई है ये है 2+V1 इन्फिनेटिव। फंड ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसलिए उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो किसी प्रोजेक्ट को फंड करने की बात की जा रही है और एंटरप्रेन्योर एक ऐसे पर्सन को सर्च कर रहा है जो उसके प्रोजेक्ट को फंड कर सके। तो वो तो कोई इन्वेस्टर ही हो सकता है। इन्वेस्टर का मतलब क्या है? इन्वेस्टर बना है इन्वेस्ट से। इन्वेस्ट का मतलब होता है टू पुट मनी इनटू अ प्रोजेक्ट या टू स्पेंड मनी ऑन अ प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी। आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी स्टॉक पर, किसी शेयर पर, आप किसी प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं। तो आपने क्या किया? इन्वेस्ट किया वहां पर। टू पुट और स्पेंड मनी, टू पुट इन और स्पेंड मनी, अलग अलग लिखवा देता हूं ना। पुट इन और स्पेंड एक ही बात कह रहा हूं मैं, समझ जाओगे आप, समझदार बच्चे हो। टू पुट मनी इनटू अ प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी। पुट मनी इनटू का मतलब टू स्पेंड ही होता है। इन्विजिलेटर क्या होता है? अच्छा ठीक है, ऑप्शन तो हमारा दूसरे हो जाएगा। इन्विजिलेटर क्या होता है, एविएटर क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या होता है, बता देता हूँ। इन्विजिलेटर बना है इन्विजिलेट से। इन्विजिलेट का मतलब क्या होता है? जब आप एग्जामिनेशन देते हैं, जब आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो वहां पर इन्विजिलेटर होता है देखने के लिए कि कैंडिडेट्स वगैरह कोई चीटिंग ना करें, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सबको कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से एग्जाम हो जाए, ऑनेस्टली, फेयरली। तो उस पर्सन को कहते हैं इन्विजिलेटर। ये आपने सबने देखा होगा, सबने किसी न किसी एग्जाम को दिया ही होगा। तो इन्विजिलेट का मतलब होता है टू लुक या टू वॉच कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एन एग्जाम। एग्जाम के दौरान कैंडिडेट्स को जो एग्जाम दे रहे हैं उनको वॉच करना, देखना, ये होता है इन्विजिलेटर। एविएटर का मतलब क्या होता है? देखिए, एविएटर एक जो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट के पायलट को एविएटर कहा जाता है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, आप समझ जाओगे। ये एक एयरक्राफ्ट है और ये जो है इसको कहेंगे हम एविएटर। जो इस एयरक्राफ्ट का पायलट है इसको कहा जाता है एविएटर। एविएटर का एक मतलब और होता है, एविएटर एक तरह का सनग्लासेस होता है। एक्चुअली में ये है एविएटर। इस तरह का जो फ्रेम होता है सनग्लासेस का, इसको बोलते हैं एविएटर सनग्लासेस। अब इसको एविएटर सनग्लासेस भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइप का सनग्लासेस, जो इस टाइप के चश्मे बनाए गए थे, वो पहली बार इन्हीं एविएटर के लिए बनाए गए थे। जो एयरक्राफ्ट पायलट होते हैं आर्मी वगैरह में, एयरफोर्स वगैरह में, सॉरी, तो इन्हीं के लिए ये इस तरह के सनग्लासेस बनाए गए थे, इसलिए इनका नाम एविएटर पड़ा। ये होता है आपका एविएटर का मतलब। इंस्पेक्टर क्या होता है? इंस्पेक्टर वर्ड आपने कई बार सुना होगा। इंस्पेक्टर बना है इंस्पेक्ट से। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्ट का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग और समवन केयरफुल्ली, टू जज और टू एस्टिमेट इट्स क्वालिटी और कंडीशन। किसी भी चीज की, किसी पर्सन की क्वालिटी, स्टेट या कंडीशन का पता लगाने के लिए किसी चीज को एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना होता है। इंस्पेक्ट से बने हैं इंस्पेक्टर, कई तरह के हो सकते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हो सकता है, फूड इंस्पेक्टर हो सकता है, सीबीआई इंस्पेक्टर हो सकता है। सबके अपने अपने जो है डोमेन है, सबके अपने अपने जो है फंक्शन है, लेकिन सबका क्या है? एक ही फंक्शन है कि वो चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या क्वालिटी है, क्या कंडीशन है। ये होता है इंस्पेक्टर। 160 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ये अच्छे ऐसे वर्ड नहीं थे जिनके मीनिंग लिखवाए जाए, आपको सुने सुनाए और समझे हुए वर्ड है। 161 का देख लेते हैं क्या होना चाहिए। एक सेंटेंस आपको दिया है ब्लैंक के साथ, आई हैड। अब देखिए, हैड यहाँ पर लगा है, आई तो सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन के रूप में, हैड होगी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अगर हैड को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर मेन वर्ब होनी चाहिए और वो होनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्या यहाँ पर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ऑप्शन में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है जो ब्लैंक में फिल कर सके? नहीं दी है। इसका मतलब हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब हैड यहाँ पर मेन वर्ब है,
और मेन वर्ब है ये हैव की सेकंड फॉर्म लगी है, हैव की जो है सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट। अब इस फंक्शन में जो है जब ये मेन वर्ब होती है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, इसके बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन ही होगा, वो नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउन अगर लिखा है तो नाउन से पहले जो वर्ड आ सकता है वो आ सकता है एडजेक्टिव। चारों ऑप्शन में जो है आपको दिए गए हैं एडजेक्टिव। अब आपको सिंटैक्टिकली ये पता चल गया कि एडजेक्टिव आना है और ये चारों वर्ड एडजेक्टिव ही है। अब आपको ये देखना है कि मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर कौन सा आ सकता है। आई हैड ब्लैंक पेन इन द स्टोमक आफ्टर टेकिंग लंच। सिंपल सा सेंटेंस है, मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, सिंटैक्टिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, सेंटेंस का एकदम सिंपल स्ट्रक्चर आपको दी गई है। बस ऑब्जेक्टिव मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। आई हैड पेन इन द स्टोमक आफ्टर टेकिंग लंच। पेन मतलब हमें एक ऐसा एडजेक्टिव लगाना है जो पेन नाउन को मॉडिफाई कर सके। क्या स्ट्रिक्ट पेन को मॉडिफाई कर सकता है? क्या आप स्ट्रिक्ट का मीनिंग जानते हैं? देखिए, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली लिमिटिंग समवन्स फ्रीडम। अगर आपके पेरेंट्स आपकी फ्रीडम को लिमिट करते हैं, आप पर रोक टोक लगाते हैं, ये मत करो वो मत करो, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, तो आप क्या कहेंगे, यार मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर सरकार कोई रूल रेगुलेशन बनाती है जिसमें वो सिटीजन्स की वो फ्रीडम को, उनकी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा लिमिट कर देती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करोगे तो इतने का फाइन है, इतने की जो है पनिशमेंट है, इतने की जेल है, इतने साल की जेल है, तो आप क्या कहेंगे, यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। तो इस स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो आपकी फ्रीडम को लिमिट करे, आप उसको स्ट्रिक्ट कह सकते हैं। STRICT। स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया लिमिटिंग, strongly limiting someone freedom to behave or act। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट पेन हुआ जो आपकी फ्रीडम को लिमिट कर सके? नहीं, स्ट्रिक्ट ऐसा वर्ड नहीं है जो पेन के साथ, ये पेन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता हो। यूज कर भी लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा कोई सही मीनिंग निकल के नहीं आएगा, बड़ा अपसेट सा मीनिंग निकल के आएगा। हैवी का क्या मतलब होता है? हैवी का मतलब होता है वेइंग अ लोड, जो वजन में ज्यादा हो ना, आप उसको कह देते हैं हैवी, इसका वजन बहुत ज्यादा हो, वेइंग अ लोड। तो क्या पेन कुछ ऐसी चीज है जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है? क्या हैवी पेन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ह्यूज का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, जो साइज और अमाउंट में बहुत बड़ा हो, आप उसको ह्यूज कहते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट। तो क्या पेन कुछ ऐसा है जिसका साइज बहुत बड़ा है, जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, आप उसको ह्यूज कह सकते हैं? नहीं। फिर एक वर्ड आता है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीम या फिर सीवियर, तीव्र, या फिर वेरी सीरियस, ये अक्यूट के मीनिंग होते हैं। तो आप इस अक्यूट वर्ड को ही पेन के साथ लगाते हैं। अक्यूट पेन, अक्यूट प्रॉब्लम्स, अक्यूट कंडीशन, मतलब आपकी बॉडीली कंडीशंस को, आपकी फिजिकल कंडीशंस को बताने के लिए, आपके शरीर की फिजिकल कंडीशंस को बताने के लिए अक्यूट वर्ड का यूज किया जाता है। अक्यूट का मतलब एक्सट्रीम पेन, सीवियर पेन। 161 का हो गया 4। 162, ऑल ऑर्गेनाइजेशन सीक सिंसियर एंड ब्लैंक दिया हुआ है फिर एम्प्लॉयज। इतनी सी बात समझनी है आपको कि एम्प्लॉयज नाउन है। इससे पहले अगर कोई वर्ड आ सकता है तो वो आ सकता है एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, और दो एडजेक्टिव को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। सिंसियर एक एडजेक्टिव है और एक एडजेक्टिव यहाँ पर ब्लैंक में आएगा। दोनों एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए लगाए गए थे एम्प्लॉयज को, दोनों सेम नेचर के थे, इसलिए एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। ऑल ऑर्गेनाइजेशन सीक सिंसियर एंड ब्लैंक एम्प्लॉयज। ऑब्जेक्टिव मीनिंग अगर आपको समझ में आ रहा है तो इन चारों शब्दों के मीनिंग को देखिए। इनर्ट का क्या मतलब होता है? इनर्ट का मतलब होता है नॉट मूविंग या नॉट एबल टू मूव। इनएक्टिव, नॉट एक्टिव। इनर्ट का मतलब है
नॉट मूविंग, जो हिल ना रहा हो, या नॉट एबल टू मूव, नॉट एबल टू मूव। इनएक्टिव, इनएक्टिव के मीनिंग को कन्वे करता है इनर्ट। तो क्या इनर्ट एम्प्लॉय चाहिए? ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो चलते फिरते ना हो, एक्टिव ना हो, एकदम ऐसी पड़े रहे आलसियों की तरह। अपसाइड मीनिंग, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, एकदम गलत मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पर तो इनएक्टिव वर्ड को दिया गया है। क्या इनएक्टिव एम्प्लॉयज चाहिए? जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कंपनी है, जो इंडस्ट्रीज है, वो क्या सिंसियर और इनएक्टिव एम्प्लॉयज चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज इनएक्टिव हो, बिल्कुल काम ना करें? नहीं। इंडस्ट्रियल का मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू इंडस्ट्री। क्या एम्प्लॉय को इंडस्ट्रियल वर्ड मॉडिफाई कर सकता है? किसी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रूल, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल एथिक्स, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल बिहेवियर। लेकिन एम्प्लॉय को क्या आप इंडस्ट्रियल से रिलेट जो है मॉडिफाई कर सकते हैं? कर भी सकते हैं, लेकिन क्या इस सेंटेंस में कर सकते हैं? आप किसी पर्सन को कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय है, मतलब एक ऐसे एम्प्लॉय है जो कि इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन जितने भी एम्प्लॉय हैं वो तो सारे के सारे किसी न किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। भाई अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका कोई एम्प्लॉयर है, आप किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो है ही, तो सारे के सारे वो इंडस्ट्रियल हो गए। तो क्या इंडस्ट्रियल वर्ड एम्प्लॉय को मॉडिफाई करने के लिए लगाया जा सकता है? नहीं। ये इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज इस तरह से काम नहीं करती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी तो आप किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ही होंगे। आप इकोनॉमी में हो सकते हैं, आप हेल्थ में हो सकते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल वर्ड एम्प्लॉय को मॉडिफाई करने के लिए जो है सुटेबल नहीं है, और सेंटेंस का कंटेक्स्ट भी वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग भी वो नहीं है कि इंडस्ट्रियल वर्ड को एम्प्लॉयज को मॉडिफाई करने के लिए लगाया जाए। सही वर्ड होना चाहिए इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है रेगुलरली हार्ड वर्किंग। कोई भी ऐसा पर्सन जो रेगुलर वे में हार्ड वर्क करता हो उसको आप इंडस्ट्रियस कह सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको सिंसियर और इंडस्ट्रियस एम्प्लॉय चाहिए। इंडस्ट्रियस का मतलब हो गया रेगुलरली हार्ड वर्किंग। ठीक है। या फिर एक मीनिंग और निकल के आ जाता है इसका, सिमिलर ही बात बता रहा हूं, एक ही बात बता रहा हूं। डिलीजेंट लिख देते हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का मतलब यही होता है जो रेगुलर वे में अच्छा काम करता रहे, हार्ड वर्क करता रहे। तो 162 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 163 सी वाज, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, विद जॉय एट विनिंग द टैलेंट शो। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यहां आनी चाहिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब आप ऑप्शन में देखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। अब देखो यहां पर जो है दो तरह की इंटरप्रिटेशन है, या तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब मान लो, इसको मानोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गई पैसिव स्ट्रक्चर। मैं आज मोबाइल साइलेंट करना भूल गया और ये हमें डिस्टर्ब कर सकता है। सी वाज, ठीक है। मैं क्या कर रहा था कि वाज को अगर आप हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करोगे और यहाँ पर इस ब्लैंक में जो भी आनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर भी कंसीडर की जा सकती है। अगर आप वाज को लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप क्या कहोगे? ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल है मतलब एडजेक्टिव के फंक्शन में है। आप कोई भी किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर लो, आपको लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, और चारों ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी गई है, और आपको मीनिंग के आधार पर लगानी है। सी वाज ब्लैंक विद जॉय एट विनिंग द टैलेंट शो। ये इस इंफॉर्मेशन पर जरा ध्यान दो, विद जॉय प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिसका कोई डूअर वगैरह होगा, तो इसको पैसिव स्ट्रक्चर मानना जो है, पैसिव स्ट्रक्चर इंटरप्रेट करना सही नहीं है। इसको लिंकिंग हुआ और इसको पास्ट पार्टिसिपल इंटरप्रेट करना ज्यादा सही है, ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि इस एक्शन का कोई डूअर तो होगा नहीं। जॉय लिखा हुआ है, बाई प्रीपोजिशन लगाकर कोई डूअर तो लिखा नहीं है।
अब देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है। ओवर रूल का क्या मतलब होता है? देखिए, ओवर रूल का मतलब होता है किसी ने कोई रूल बना दिया, किसी ने कोई डिसीजन ले लिया, आपने ये किसी अथॉरिटी ने उसके डिसीजन को, उसके रूल को ओवर कर दिया, मतलब उसके अगेंस्ट कुछ डिसाइड कर दिया। तो ओवर रूल का मतलब हो जाएगा टू डिसाइड अगेंस्ट अ डिसीजन, जो डिसीजन पहले ले लिया गया हो। ओवर रूल, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है वो अक्सर ऐसा करती है, टू डिसाइड और रूल अगेंस्ट अ डिसीजन that has already been made। कोई डिसीजन जो पहले ले लिया गया है उसके अगेंस्ट कुछ डिसाइड कर देना, रूल बना देना, ओवर रूल करना होता है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज अक्सर ऐसा करती है। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर डोमेन में आ रही है वो चीजें, उसके जुरिडिक्शन में है, तो उसने उसको ओवर रूल कर दिया। हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया। इस तरह की चीजें जो है होती रहती हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच में। तो ओवर रूल का ये मीनिंग हो गया। तो सी वाज ओवर रूल्ड विद जॉय, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं उस मीनिंग में, उस कंटेक्स्ट में फिट ही नहीं हो रहा है ये वर्ड। ओवर रूल का ही एक मतलब हो जाता है ओवरटर्न। ओवरटर्न यहां पर दी गई है। ओवरटर्न का मतलब है टू टर्न ओवर, किसी भी चीज को टर्न कर देना, पलट देना। ये ऐसे है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ओवरटर्न कर दिया। अब मेटाफोरिकल सेंस में ओवर रूल के मीनिंग को भी कन्वे कर देता है। मतलब ओवरटर्न का मतलब सेम जो मैंने अभी ओवर रूल के लिए बताया था। मैं यहां पर लिखा देता हूं टू ओवरटर्न, इसका सिनोनियम है। या टू रिवर्स, किसी डिसीजन को उल्टा कर देना, पलट देना, टू रिवर्स कर देना, तो ये भी नहीं आएगा। ओवरवेल्म और ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड भी यहां पर नहीं आएगा। ओवर पावर का मतलब क्या है? ओवर पावर का मतलब है टू डिफीट समवन बाय यूजिंग मोर पावर। कोई पावरफुल है, आप आए, आपके पास, आप उससे ज्यादा पावरफुल है, तो आपने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको हरा दिया या उसको छोटा साबित कर दिया। आपने क्या कर दिया? ओवर पावर कर दिया। तो टू डिफीट समवन, टू डिफीट समवन और समथिंग by using or having more power। यहां पर आना चाहिए वर्ड थर्ड, ओवरवेल्म। अब देखिए, ओवरवेल्म के भी दो मतलब हैं। पहला मतलब तो यही है जो ओवर पावर का था। ओवरवेल्म का मतलब है टू डिफीट समवन और समथिंग बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स। बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करके आपने किसी पर्सन को या किसी भी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को डिफीट कर दिया, आप सक्सीड कर गए, तो आपने उसको ओवरवेल्म कर दिया। दूसरा मीनिंग है कि अगर कोई इमोशन, कोई फीलिंग आप पर हावी हो गई, तो वो आपको क्या कर गई? डिफीट कर गई, वो आपको ओवरवेल्म कर गई। टू कॉज समवन टू फील सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन। किसी इमोशन ने, किसी सिचुएशन ने अगर आपको ओवरवेल्म कर दिया, तो इसका मतलब है उस इमोशन ने आपको डिफीट कर दिया, आप उस इमोशन में डूब गए। टू फिल विद इमोशन, टू फिल समवन विद स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो यहां पर जो कंटेक्स्ट आपका दिया हुआ है वो ओवरवेल्म वर्ड के मीनिंग के लिए ही दिया हुआ है। सी वाज ओवरवेल्म विद जॉय एट विनिंग द टैलेंट शो, टैलेंट शो में जीत गई। तो जो जॉय था, उस जॉय ने उसको ओवरवेल्म कर दिया। उस जॉय के साथ वो जो है ओवरवेल्म हो गई, मतलब उस इमोशन में वो डूब गई,
उस इमोशन, वो इमोशन उस पर हावी हो गया। सी वाट ओवरवेल्म, थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 163 का थर्ड। आगे चल लेते हैं 164। क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक दिया हुआ है। पीपल आर रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर डेथ फॉर देयर गुड डीड्स। पीपल यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर जो भी वर्ड आना चाहिए वो नाउन के लिए आना चाहिए, मतलब एडजेक्टिव। चारों के चारों वर्ड जो है आपको एडजेक्टिव ही दिए गए हैं, मीनिंग के आधार पर आपको उठाकर यहाँ रखना है। ऑब्जेक्टिव मीनिंग को एक बार समझ लीजिए। पीपल आर रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर डेथ फॉर देयर गुड डीड्स। अब हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में लिखी हुई किसी बात को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा जाए। कोई वर्ड लिखा है, उस वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर उसको समझो। कोई सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर समझो। ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, एसएससी और बैंक वगैरह के लिए बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और ये सवाल मैं पहले भी अपने स्टूडेंट से, बहुत लोगों से पूछ चुका हूं कि जब आपने हिंदी सीखी थी तो क्या हिंदी को किसी और भाषा में ट्रांसलेट करके सीखा था? क्या हिंदी को संस्कृत में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपने सीखा था? हिंदी सीखते वक्त केवल आपने हिंदी का ही यूज किया था, किसी और भाषा में ट्रांसलेट करके आपने नहीं सीखा था। तो आप इंग्लिश सीखते वक्त, इंग्लिश को समझते वक्त किसी और भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, कोई बात नहीं, हम हिंदी को प्रीफरेंस देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, उनके मीनिंग को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करो। तो स्टेटमेंट सेंटेंस आपके सामने लिखा है, फिर से एक बार कोशिश करो उसकी मीनिंग को समझने के लिए। पीपल आर रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर डेथ फॉर देयर गुड डीड्स। डीड्स का मतलब एक्टिविटीज, एक्ट। जो भी आप करते हैं वो आपकी डीड्स होती है, डीड होती है। विशियस का क्या मतलब होता है? देखिए, विशियस बना है वाइस से, वाइस। वाइस का मतलब होता है हैविंग, एडजेक्टिव है एक तरह से, सॉरी, वाइस है नाउन, विशियस एडजेक्टिव। तो वाइस का मतलब होता है अ मॉरल फॉल्ट, अ मॉरल फॉल्ट और वीकनेस। मॉरल का मतलब आप जानते हैं नैतिक। अब मॉरल फॉल्ट और वीकनेस, वीकिंग लिख दिया मैंने, वीकनेस। आपकी किसी भी मॉरल फॉल्ट को, मॉरल वीकनेस को वाइस कहा जाता है। तो विशियस का मतलब हो गया हैविंग मॉरल फॉल्ट। आपकी कोई भी एक्टिविटी या कोई पर्सन जिसमें कोई मॉरल फॉल्ट हो, उसको आप कह सकते हैं विशियस। विशियस का मतलब हो गया हैविंग मॉरल फॉल्ट और वीकनेस, जो नैतिक रूप से कमजोर हो, अनैतिक टाइप का व्यक्ति हो या उसकी एक्टिविटीज अनैतिक हो, तो आप उसको विशियस एक्टिविटीज कह सकते हैं। डिक्शनरी में डालोगे तो विशियस का एक मतलब और आ जाता है। विशियस का मतलब आ जाता है हैविंग इंटेंशंस ऑफ हर्टिंग पीपल। जो इंसान दूसरे लोगों को हर्ट करने की इंटेंशन रखता हो, उसको विशियस कहा जाता है। और दूसरों को हर्ट करना एक मॉरल फॉल्ट ही तो है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को जो है क्षति पहुंचाना एक मॉरल फॉल्ट, मॉरल वीकनेस ही तो है। तो विशियस के ये दो मतलब हो गए। तो क्या ऐसे लोगों को याद रखा जाता है डेथ के बाद भी? पीपल आर विशियस, पीपल आर रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर डेथ। मतलब जो मॉरल फॉल्टी पीपल है, जो अनैतिक है, ऐसे लोगों को डेथ के बाद भी याद रखा जाता है। एकदम ऑपोजिट मीनिंग हो गया वर्चुअस। वर्चुअस बना है वर्च्यू से, वर्चुअस बना है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है अ मॉरल गुडनेस। बिल्कुल विशियस का अपोजिट वर्ड है वर्चुअस, अ मॉरल गुडनेस। वर्चुअस का मतलब हो गया हैविंग और शोइंग मॉरल गुडनेस। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई ऐसी एक्टिविटी जो मॉरली गुड हो,
जिसमें मोरल गुडनेस हो, नैतिक रूप से बहुत अच्छी हो, उसको कहते हैं वर्चुअस। वर्चुअस एडजेक्टिव हो गया और वर्च्यू हो गया नाउन। हैविंग और शोइंग मोरल गुडनेस। तो आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, उसके हिसाब से ये वाला वर्ड होना चाहिए। वर्चुअस पीपल आर रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर डेथ फॉर देयर गुड डीड्स। जो अच्छे मोरली गुड लोग होते हैं वो डेथ के बाद भी जो है याद रखे जाते हैं, याद किए जाते हैं। तो 164 का हो गया दूसरा। बाकी के जो वर्ड है तीसरा और चौथा है, इनके मीनिंग भी जान लेते हैं। देखिए वर्चुअल वर्ड आपने सुना भी हो सकता है कि आपने सुना हो अपनी डेली लाइफ में। वर्चुअल वर्ड का मतलब हो जाता है, बड़े प्यारे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। वर्चुअल वर्ड का मतलब हो जाता है ऑलमोस्ट रियल या नियरली रियल। ऑलमोस्ट रियल या नियरली रियल, जो वास्तविकता के बहुत पास हो लेकिन वास्तविक ना हो। इसका एक दूसरा मीनिंग निकल के आता है क्रिएटेड बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कुछ भी ऐसा जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया। एक मीनिंग तो ये है ही, दूसरा मीनिंग है क्रिएटेड बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड appearing to exist but not in real world, रियल फिजिकल वर्ल्ड। कुछ भी ऐसा जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ में, रियल फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे ये पेन है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, फिजिकली मैं इसको पकड़ सकता हूं, लिख सकता हूं, इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कितने कार्टून्स बनाए जाते हैं, कितने कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, टॉम एंड जेरी है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जब हम देखते हैं उन्हें फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वे रियल वर्ल्ड में थोड़ी ना है, रियल फिजिकल वर्ल्ड में तो वे नहीं है। तो उनको वर्चुअल कैरेक्टर्स कहा जा सकता है। एनिमेशन तो वो है ही, वर्चुअल कैरेक्टर्स उनको कहा जा सकता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो बनाए गए हैं। वर्चुअल एक्सपीरियंस है। जैसे आपको एलोरा की केव्स देखनी है, आप एलोरा की केव्स देखने जा नहीं सकते। आपने कंप्यूटर खोला अपने कंप्यूटर पे 10-20 फोटो देख लिए, तो आप क्या कहोगे कि आपने एलोरा केव्स को देखा है। तो ये जो आपकी एक्टिविटी है ये वर्चुअल एक्टिविटी है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आपने उनको देख लिया, आप वहां एलोरा नहीं गए देखने, आप वहां फिजिकली आप उनको देखने वहां नहीं गए, फिजिकली आपने उनको एक्सपीरियंस नहीं किया। आपका ये जो एक्सपीरियंस है, आपका ये जो टूर है, ये वर्चुअल टूर है, वर्चुअल एक्सपीरियंस है कि आपने कंप्यूटर पे ही एलोरा केव्स को देख लिया, वहां पे जो भी चीजें हैं उनको देख लिया। ये वर्चुअल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पर अपने स्टूडियो में हूं, आप अपने क्लासरूम में हैं या आप अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है हमारा, ये एक वर्चुअल क्लासरूम है। फिजिकल क्लासरूम तब होता है जब आप यहाँ पर बैठे होते मेरे सामने, आप यहाँ पर मेरे सामने बैठे होते और मैं आपको पढ़ा रहा होता, तब ये होता है एक फिजिकल क्लासरूम। लेकिन आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूं, लेकिन आपको अनुभव ऐसा हो रहा है जैसे मैं और आप एक ही क्लासरूम में हैं। तो हम इसको कहेंगे वर्चुअल लर्निंग या वर्चुअल क्लासरूम, जो कि रियलिटी के बहुत करीब है और हमें ऐसा लगता है जैसे रियलिटी में है, लेकिन रियलिटी में उसकी फिजिकल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये वर्चुअल क्लासरूम का एक्सपीरियंस जो है एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से जो है चीजों को समझने की कोशिश करें, अपनी लाइफ से, रियल लाइफ से जोड़ के समझ में आती है। तो वर्चुअल तो है, नहीं हो सकता। वर्चुअल पीपल की बात नहीं की जा रही है। वायलेंट का मतलब होता है यूजिंग फिजिकल फोर्स टू डू समथिंग, टू अटैक समथिंग। कोई भी पर्सन किसी को अटैक करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर फिजिकल फोर्स का यूज कर रहा है, ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, हाथ पैरों का इस्तेमाल करके, उसको कह सकते हैं वायलेंट। वायलेंट का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, VIOLENT। वायलेंट का मतलब हो गया यूजिंग फिजिकल फोर्स
टू हर्ट और अटैक। हर्ट करने के लिए किसी को या अटैक करने के लिए जो फिजिकल फोर्स का यूज करता हो वो हो गया वायलेंट। 164 में दूसरा ऑप्शन आपका सही था, यही लगाना था आपको। इसी तरह से जो है सीखना है, समझना है। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह देता हूं कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपसे इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।